नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां 500 जिंदा कारतूस मिले। ट्रैफिक पुलिस को रूटीन ड्यूटी के दौरान मिले हैं। बाइक सवार शख्स मौके से फरार। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। वही डीसीपी मामले की जांच में जुटी है। तो दिल्ली में 500 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। डीसीपी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं और मोती नगर थाना का पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है और बाइक सवार शख्स मौके से फरार हो गया। तो रूटीन ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस को ये बरामद किए गए हैं और ये जानकारी सामने आ रही है, जहां 500 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने। ट्रैफिक पुलिस को रूटीन ड्यूटी के दौरान ये बरामद हुए। वहीं बताते चले, बाइक सवार शख्स मौके से फरार होने में कामयाब रहा और इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। वहीं डीसीपी मामले की जांच में जुटे हैं। तो बाइक सवार शख्स मौके से फरार होने में कामयाब रहा और 500 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। वहीं ट्रैफिक पुलिस को रूटीन ड्यूटी के दौरान ये कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही, 500 जिंदा कारतूस मिले और रूटीन चेकिंग के दौरान जो है ये बरामद किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बरामद किया है। वही मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है और अब जो है जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं बताते चले, बाइक सवार शख्स मौके से फरार हो गया। मोती नगर थाना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 500 जिंदा कारतूस ट्रैफिक पुलिस ने बरामद किए हैं। ड्यूटी रूटीन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बरामद किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, 500 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? एक जो रूटीन होता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, हमेशा बैरिकेड लगाकर गाड़ियां चेक की जाती हैं, लेकिन उस दौरान उनको शक हुआ। एक मोती नगर का मामला है। मोती नगर के आसपास में जो बैरिकेड लगाए गए थे, जो रेड लाइट बत्ती होती है, वहां पर जब एक गाड़ी के चेक के दायरे में देखिएगा, जब उस गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने तुरंत ही जैसे पुलिस को देखा और अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को शक हुआ कि शायद कुछ मामला इसके अंदर हो सकता है। तो ऐसे में जब ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंची और जब बाइक चेक करी तो उसके अंदर एक थैला था। थैले के अंदर 4 से 5 डब्बे थे, जिसके अंदर जिंदा कारतूस जब खोले गए तो फिर स्थानीय मोती नगर थाने को सूचित किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची। उसके बाद जब मामला सामने आया तो पता चला कि जब गाड़ी के जो कागज थे, जब उसका नंबर प्लेट से पता किया गया तो गाड़ी भी वो चोरी की थी। यानी कि अब तो उस रूट पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इस बाइक पर कौन था, क्योंकि वो पहले ही से पुलिस को देखते भाग गया था। तो हम ऐसे में डीसीपी इसकी जांच पड़ताल कर लिया और वहां के जो सीसीटीवी कैमरे वो सारे खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार कौन सकता कौन इस गाड़ी को ले, क्योंकि रोड पर हर उस रूट के आसपास में जो कैमरे थे उनकी निगरानी अब तेज हो गई है, क्योंकि लगातार उनको ढूंढना कि कौन था, क्योंकि ये बहुत बड़ा साजिश मामला था। क्योंकि 500 लोग शामिल थे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? जो शख्स बताया जा रहा है बाइक सवार एक था या एक से ज्यादा लोग थे? जो ही बता दें कि जैसे दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान सामने आ रहा है, उन्होंने एक ही शख्स बताया था कि एक ही व्यक्ति उस गाड़ी पर था। जैसे उस गाड़ी को रोका वो छोड़कर भाग गया। अब देखना यह कि जिस तरह से इतनी बड़ी खाप, यानी 500 कारतूस जिंदा, कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश थी, क्या आने वाले समय में ऐसी घटना थी? अब देखना पुलिस उसकी पूरी तरह से
छानबीन कर रही है। अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो हो सकता है जो गैंग है, क्योंकि 500 कारतूस कोई मामूली कारतूस नहीं होते, बहुत ज्यादा कारतूस होते हैं, कई मैगजीन बन जाती है। ऐसे में तो देखा होगा कि आखिरकार ये माल कहाँ से आ रहा था और किसको वो शख्स सप्लाई कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर पूरी चैन होगी, कौन कौन इसको सरगना है। अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इसको क्राइम को देखते हुए पूरी तरह बिल्कुल। अच्छा, पुलिस क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? क्या लगता है पुलिस के मुताबिक कौन से वो गिरोह हो सकते हैं जो इस तरह की वारदात में शामिल हो सकते हैं? क्या ये सप्लाई के लिए था या फिर कुछ और मकसद रहा होगा? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो जरूर इस बयान को जरूर कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है या कहीं बहुत बड़े सप्लाई का काम था। ये कारतूस कहाँ से आ रहा है, आखिर का ये कारतूस कहाँ से मिले, क्योंकि बनाने वाली फैक्ट्री का भी इसका अब जो भांडाफोड़ है वो भी होगा, क्योंकि इतने बड़े कारतूस कहीं से मिलते नहीं है, या तो सरकारी होते हैं या फिर प्राइवेट में। अगर ऐसा है तो क्यों सप्लाई हुए, कहाँ पर जा रहे थे, या बंदा किसी को दे रहा था, ये डिलीवरी कर रहा था। तो ऐसे में पूरे ठेकेदार हैं वो उस तरह से पूरी तरह से उस रूट के जितना भी रूट जो सफर किया है उस रूट पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। अब जांच का विषय है और जांच आगे चल रही है और डीसीपी इसके रेंज के लेवल में इस तरफ जांच शुरू हो गई है। इसमें कई और टीम भी लगा दी गई है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर इतना बड़े कारतूस मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में अपराध को बढ़ावा देने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। 500 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और शख्स जो है भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं सुल्तानपुर एनकाउंटर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कहा, दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्त राजनीति कर रही है, लेकिन इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। तो बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा है, जाति के नाम पर राजनीति करे बीजेपी और सपा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये चोर मौसेरे भाई जैसे हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपराधी और जाति के नाम पर जनता के बीच जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, मायावती ने जो है ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और सपा और बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है। बिल्कुल, जो ही सुल्तानपुर में मंगेश यादव इनकाउंटर के बाद जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार और बड़े हमले का दौर जारी है, इसमें अब बसपा प्रमुख मायावती की एंट्री हो गई है। और आज जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा हमला सपा और बीजेपी पर बोला है, इससे सियासत भी कहीं न कहीं गर्म हो गई है। जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि बीजेपी और सपा दोनों में जो है अपराध बढ़ा है और साथ ही साथ फर्जी एक एनकाउंटर हुए हैं, और यह भी कहने की कोशिश की है कि उनके राज्य में जाति पर आधारित सियासत नहीं होती थी, कोई भी फेक एनकाउंटर नहीं होता था। और मायावती ने यह भी कहा है कि उनके शासनकाल में कानून का राज चलता था। हालांकि इस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज कायम था, गरीबों दलितों और जो है आम लोगों को लूटा जा रहा था। तो यह भी कहने की कोशिश की है इसी ट्वीट के सहारे बसपा प्रमुख मायावती ने कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी चोर मौसेरे भाई है। बसपा प्रमुख मायावती का यह ट्वीट या बयान कहीं न कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो ही जिस तरह से एनकाउंटर के बाद अब सियासत जाति पर आ गई है, अपराधियों में जाति को लेकर बचाव किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमले भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से
सपा प्रमुख अखिलेश यादव एनकाउंटर के बाद लगातार सोशल मीडिया और उनके नेता लगातार बयान दे रहे हैं और योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के पहले जिस तरह से अपराध और अपराधियों को लेकर यह वाक युद्ध छिड़ा है, इससे कहीं न कहीं जनता की भी नजर इन नेताओं पर है, क्योंकि जनता को भी यह पता है कि उपचुनाव में अपना नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे बयानबाजी की जा रही है। और बसपा प्रमुख मायावती ने भी अब एंट्री मार दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक रणनीति के तहत बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। जी, यानी कि हम जिस तरीके से देखें, ये हत्याकांड जो है कार्रवाई कम, राजनीति का मुद्दा ज्यादा बन गया है। पहले समाजवादी पार्टी, बीजेपी और अब बीएसपी भी कूद पड़ी। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती की इस मामले में एंट्री हुई है, इससे सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि अब लोग बाग जो है उनकी नजर सभी राजनीतिक दलों पर है। क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव मारा गया, तो कहीं न कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी आक्रामक हुई और यह कहने की कोशिश की गई कि जाति धर्म के नाम पर मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। और वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए बड़ा हमला भी बोला, कहा कि इनके माफिया साजिद और डकैतों का एनकाउंटर होता है तो जैसे लगता है कि पुलिस ने इनकी दुख की नस पर हाथ रख दिया हो और पीड़ा होती है। तो कहने का साफ मतलब है कि अब सियासत जो है काफी दूर तक जाने वाली है। एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से यूपी में उपचुनाव के पहले सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इस सियासी संग्राम पर पूरी तरह से जनता नजर गड़ाई हुई है। अब उपचुनाव में जनता का क्या नजरिया रहता है, यह देखने वाली बात होगी। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। यूपी के कानपुर से बड़ी साजिश की खबर सामने आई है। अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रविवार रात बेपटरी होने से बच गई। किसी ने रेलवे ट्रैक पर भरा एलपीजी सिलेंडर रखकर ट्रेन हादसे की साजिश रची थी। तेज रफ्तार ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई। इसको देखते हुए लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। मौके पर रेलवे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस और अधिकारियों ने हर एंगल में जांच जो है वो शुरू कर दी है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कुशीनगर में व्यक्ति अपना बच्चा बेचने का मामला, तो ये जानकारी सामने आ रही है। पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल ने मांगे थे रुपए, मजबूरी में पिता ने 20,000 में बेचा था बेटा। पुलिस ने भी उससे 5,000 रुपए की रिश्वत ली। मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य में सरकार तंत्र हिस्सेदार। कहां है सरकार की योजनाएं, कहां है स्वास्थ्य विभाग? तो ये सवाल जो है उन्होंने उठाए हैं। कुशीनगर में व्यक्ति के अपना बच्चा बेचने का ये मामला है और इसी पर जो है उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही साथ सरकार पर सवाल उठाए, कहा कहां है सरकार की योजनाएं, कहां है स्वास्थ्य विभाग? और साथ ही मानवता को शर्मसार करने वाले मामले में सरकारी तंत्र हिस्सेदार है। साथ ही साथ बताते चले, पुलिस ने भी उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत ली। तो आपको बता दें, अस्पताल ने जो है रुपए मांगे थे और मजबूरी में पिता ने 20,000 रुपए में बेटे को बेच दिया। तो कुशीनगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज और कल। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे बातचीत। कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। तो ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका दौरे पर
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज और कल राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे कांग्रेस नेता। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा, हमारे समय में जांच एजेंसियां अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम कर रही। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कि 7 जून 2015 को मैं जब रेल आंदोलन कर रहा था गोरखपुर और जो सपा की सरकार थी उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद। तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस बच्चक नहीं थी निषाद के बेटे के मारे 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज बच्चक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में सड़ा था। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को शासन को जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। इससे पूछा जाना चाहिए कि 7 जून 2015 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जीतेंगे, हम उस भारत के खिलाफ है जो वो बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई सबका है। वहीं इस पर सियासत देखी जा रही है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी। अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आजादी के लिए काम किया है, जाने दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आजादी का। सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा। मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। देखिए, सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टियां उठाती आई हैं कि आपने एक पूर्ण राज्य का जिसको दर्जा था वो दर्जा छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये कैसा न्याय है? इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी और राज्य के साथ। अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं? मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं? रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया। मालूम है ना आपको, आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी शांत हो जाती है? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। तो मैं एक ही बात कहूंगा,
कांग्रेस पार्टी अब कश्मीर बदल गया है। अब लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, भारत माता की जय बोली जाती है। बाकी इलाकों में भी ये होता है। कश्मीर के लोगों ने देख लिया कैसे उनका शोषण किया गया। आज ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, आज पंचायत के लोग बहुत खुश हैं। जो विस्थापित से उनको आज नागरिकता मिली है, वहां आईआईटी है, वहां आईआईएम है, वहां आईटी का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि हमें लूटा गया आतंकवाद, अलगाववाद के नाम पर। अगर कांग्रेस पार्टी उसी अलग को जगाना चाहती है तो वहां की जनता जबरदस्त जवाब देगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।